हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ मोड़ोता, सौरभ मैथमेटिक्स एकेडमी पर आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने कक्षा 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, उसकी एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिस श्रृंखला में हम आपको कक्षा 12वीं की दोनों पुस्तकों के हल करवाएंगे। तो उस श्रृंखला में हमने कुछ वीडियो पहले डाल रखी हैं और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज आपको 1.2 जो एक्सरसाइज है, उसको पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, एक-एक करके सभी सवालों को सिंपल तरीके से आसान भाषा में कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है इसका। तो देखो पहला सवाल जो है इसका आपके चैप्टर का, वो ये कहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x है और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ये हमारा डिफाइन है आर स्टार से आर स्टार तक। ओके, अच्छा आर जो है वो हमारा रियल नंबर है, लेकिन आर स्टार का क्या चाहता है ये कि ये जो फंक्शन है आर स्टार से मतलब है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए है और हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमारा है वो एक एक ही है और आच्छादक है। क्या डिफाइन करना है, सॉरी क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, पहले तो एक एक ही डिफाइन करना है और फिर हमको क्या देखना है, आच्छादक देखना है। एक एक ही को देखना है तो क्या करेंगे, इसको 1 1 बोलेंगे इंग्लिश में 1 1 और आच्छादक को बोलेंगे ऑन टू। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं एक एक ही और आच्छादक कहने का मतलब क्या है इसका। देखिए ये हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन के लिए हमारा क्या है कि दो सेट होने चाहिए हमारे पास और वो उन सेट पर क्या होगा, कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा। ये मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, इसको मैं सेट ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इस पर हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है। ओके, ए टू बी। तो देखो ए में कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे हमारे, ये फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है और ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है। तो जो ए के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो समुच्चय होता है उसको हम बोलते हैं प्रांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे डोमेन और हिंदी में बोलेंगे प्रांत। इसको हम प्रांत बोलेंगे और इस वाले को जो बी वाला जो सेट है उसको बोलते हैं हम सहप्रांत। इसको इंग्लिश में डोमेन बोलेंगे और इसको बोलेंगे कोडोमेन। अब देखिए तो इसके मान लीजिए कितने एलिमेंट्स है, इसके 7 एलिमेंट्स मान लीजिए, तो इसका जो प्रांत कितना हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 एलिमेंट्स हैं तो 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो एलिमेंट्स है इस बी वाले सेट के इस एलिमेंट से कनेक्ट है और ये मान लीजिए इस वाले से कनेक्ट है, ये मान लीजिए इस वाले से कनेक्ट है और ये मान लीजिए इस वाले से कनेक्ट है कोई से। तो ए वाले सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन में सबके सब कनेक्ट होने चाहिए तभी फंक्शन होगा। तो ये भी मान लीजिए इससे कनेक्ट है। तब देखो ए वाले एलिमेंट्स के जितने भी ए वाले सेट के जितने एलिमेंट्स बी वाले जितने एलिमेंट्स से कनेक्ट हैं, तो देखो बी वाले कितने एलिमेंट्स से कनेक्ट हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 एलिमेंट्स से कनेक्ट हैं। तो जो ये 4 एलिमेंट्स का जो सेट होगा, मान लीजिए ये कोई भी सेट होगा, मान लीजिए इससे पी क्यू आर और एस, ये 4 एलिमेंट्स हैं बी के, इन वाले एलिमेंट्स के साथ ये कनेक्ट है। तो हम ये वाली कंडीशन में क्या कहेंगे कि जो ये सेट है हमारा पी क्यू आर एस का, ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन के लिए परिसर कहलाएगा। परिसर का मतलब होता है इंग्लिश में रेंज। ओके, क्या बोलेंगे, रेंज। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या है। तो आपको पता चल गया होगा कि कोई फंक्शन अगर डिफाइन है तो उसका सेट ए प्रांत कहलाता है, सेट बी कोडोमेन कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है और बी के उन अवयवों का समुच्चय जिनका संबंध ए के अवयवों से है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिसर या फिर रेंज। ओके, अब देखिए अब हम इसको एक एक ही साबित करने का प्रयास करेंगे। तो एक एक ही कहने का मतलब ये है कि जब कोई समुच्चय है, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ ए से बी में। ओके, दिख रहा है आपको। तो देखो जब एक एक ही कहने का मतलब है कि ए के
अवयव का b के एक ही अवयव से संबंध है। क्या? जब a के अवयव का b के केवल एक अवयव से संबंध है तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? एकैकी कहलाएगा। इस स्थिति में मैथमेटिकली कंडीशन क्या है? मैथमेटिकली कंडीशन ये है कि ये हमारा x होता है और ये हमारा क्या होता है? f ऑफ x। ओके, जब f ऑफ x और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं तो x के भी वैल्यू जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में एकैकी होने के लिए क्या होना चाहिए कि x1 इज आल्सो भी इक्वल टू x2। ओके डियर फ्रेंड्स, ये x2 होना चाहिए यहाँ से। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा फंक्शन एकैकी होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे हम? एकैकी नहीं है। तो चलिए अब हम अपने फंक्शन पर बात करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू 1/x, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। अब मैं यहाँ से देखूँ तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा? 1/x1। ओके, मैथमेटिकली में अब देखूँ तो हमारे लिए एक के लिए क्या होना चाहिए? x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। यानी कि f ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ x2 के। तो इधर की साइड में ले लेते हैं तो f ऑफ x1 कितना है हमारा? 1/x1 हो जाएगा। देखो यहाँ से x की जगह पे x1 लिख दूंगा तो 1/x1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? x2 1/x2। तो देखो इसको मैं पलट देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? x1 इक्वल टू x2। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन तो एकैकी होने के लिए है। तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? एकैकी है, यानी कि 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो फंक्शन है फलन r स्टार टू r स्टार 1 यानी कि एकैकी है। ओके साथियों, चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है वो है आच्छादक की। आच्छादक को क्या कहते हैं, मतलब किस तरह से इसको समझेंगे? चलो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑन टू। ओके, तो देखो आच्छादक का मतलब है सीधा सा कि आपके पास मान लीजिए कि दो सेट हैं, इन पर भी कोई रिलेशन डिफाइन है। तो देखिए रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए ये तो हमको पता होगा, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ए सेट का प्रत्येक अवयव बी के सेट बी से किसी न किसी अवयव से सेट कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए बी से। अब देखिए ए का यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है। मान लीजिए इसमें बहुत सारे अवयव हैं, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है यहाँ से और ये छूट गया। तो देखो एक अवयव केवल एक से कनेक्ट है तो इस स्थिति में ये कैसा है? एकैकी है। लेकिन देखो ये जो बी है इसके सभी अवयव कनेक्ट नहीं है, तो सभी अवयव कनेक्ट नहीं है, इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये हमारा आच्छादक नहीं है। देखिए आच्छादक होने का मतलब है कि ए के अवयवों के द्वारा बी के अवयवों को केवल पूरी तरह से ढक लेना। ओके, तो देखो पूरी तरह से नहीं ढक पा रहे हैं, एक अवयव छूट रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है? ये आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक होने के लिए क्या शर्त है? आच्छादक होने के लिए शर्त यह है कि बी वाले सभी अवयवों के सेट ए में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध होने चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ है वो ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? बाई बराबर एफ ऑफ एक्स। तब हम क्या कहेंगे कि बाई बराबर 1/x। ओके, यानी कि x है, इसको मैं x मानूँ तो इसको y मान ले सकता हूँ। x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू निकल के आएगा। तो देखिए अब हमको ये देखना होता है कि y का कोई भी वैल्यू रखें। देखिए हमको क्या चेक करना है? यही तो चेक करना है, y का कुछ भी रखें उसका मान हमारा इसमें ये a में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है यानी कि a में कोई ना कोई मान जरूर होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ? अब हमारा x का वैल्यू जो यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा 1/y। अब देखो मैं y का वैल्यू कहाँ से लूँगा? यहाँ से लूँगा। x का वैल्यू यहाँ से आएगा। तो देखो मैं y का वैल्यू कुछ भी लूँ,
और वो कैसा होना चाहिए, ऋणोत्तर होना चाहिए। ऋणोत्तर क्या होना चाहिए कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर y बराबर कुछ भी ले लेता हूँ, 2, 5, 3, 7, 8, 15 जो भी, तो यहाँ से लूँगा तो x का मान निकलेगा। और x क्या है हमारा, x तो हमारा रियल नंबर है। तो देखो मैं 2 लूँगा तो 1/2 आएगा, वो भी रियल नंबर है। 5 लूँगा, 15 लूँगा, कुछ भी आएगा 1/15, वो भी रियल नंबर है। यानी कि y का कुछ भी मान लेने पर हमको x का जो मान प्राप्त होगा वो रियल नंबर प्राप्त होगा। और जो हमारा सेट ए है वो रियल नंबर का ही तो सेट है, ये रियल नंबर का ही तो सेट है। और वो भी कैसा, धनात्मक। जब यहाँ से हम धनात्मक लेंगे तो ये भी हमारा धनात्मक ही निकल के आएगा। भाई ऊपर हमारा 1 है, वो कैसा है, पॉजिटिव। नीचे हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा। और पॉजिटिव ही क्या है, हमारा सेट ए है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि y का कोई भी वैल्यू लेने पर हमें x का पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगा। और x का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, आर स्टार। आर स्टार क्या है, वास्तविक संख्याओं की ऋणोत्तर मानों का समुच्चय। तो इस स्थिति में ये हुआ कि y के प्रत्येक मान के लिए, यानी कि y के प्रत्येक मान के लिए ए में, सेट ए में पूर्व प्रतिबिंब, देखिए ए का बी में तो क्या होगा, प्रतिबिंब यानी कि इमेज, और बी का ए में क्या होगा, प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। ओके, तो बाई के लिए देख रहे हैं तो ए में प्री इमेज होगा, तो ए में क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज उपलब्ध होगा, प्रतिबिंब उपलब्ध होगा। अब देखिए जब प्रत्येक मान के लिए उपलब्ध है तो इसका मतलब क्या है, इसके सभी समुच्चय के सभी अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब है, एक भी अवयव छूट नहीं रहा है। जब एक भी अवयव नहीं छूट रहा है या पूरी तरह से ढक रहा है तो कैसा हुआ, ये आच्छादक हुआ, उपलब्ध होगा। तब हम क्या कहेंगे कि तब हमारा जो फंक्शन है एफ, तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x ऑन टू यानी कि आच्छादक फंक्शन होगा, आच्छादक फंक्शन है। ओके, ये लिख लीजिए। अब देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन करने वाला है वो कहता है कि हमारा जो फंक्शन जो था पहले क्या था, आर स्टार से आर स्टार तक था। अब ये कह रहा है कि अब मैं इसको आर स्टार की जगह पे एन से यानी कि नेचुरल नंबर से आर स्टार तक डिफाइन करता हूँ। तब क्या, तब भी यही वाली कंडीशन है, यानी कि तब भी ये एक है कि और आच्छादक है, ये चेक करना है। तो देखिए एक एक के लिए देखेंगे हम, तो देखिए 1/x1 लूँगा मैं, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 आएगा, तो x1 x2 हो जाएगा वहाँ से। लेकिन देखिए अब हम आच्छादक के लिए देखूँगा तो हमारा क्या मिला था, हमारा मिला था x इक्वल टू y/1/y मिला था। अब देखिए y का वैल्यू मुझको कहाँ से लेना है, वास्तविक संख्याओं से। तो वास्तविक संख्याओं से लेने के बाद हमको जो x का वैल्यू वो कहाँ पर आना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं में। तो देखिए यहाँ से मैं y का वैल्यू मान लीजिए 5 ले लेता हूँ, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, x का वैल्यू आप कहेंगे कि 1/5 निकल के आएगा। तो बताइए 1/5 जो है क्या वो हमारा नेचुरल नंबर है, तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन f है वो नेचुरल नंबर से आर स्टार पर अगर डिफाइन करेंगे तो ये आच्छादक नहीं होगा। ओके, आच्छादक क्या होगा, ये नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये आच्छादक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे साथियों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों आच्छादक है और क्यों आच्छादक नहीं है। तो चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल कहना चाहता है वो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कहना चाहता है कि इसमें भी हमारे देखो कई सवाल बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला सवाल देखना है हमको। वो कहना चाहता है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, ये है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर यानी कि एन टू एन में डिफाइन है। अब हमको ये चेक करना है कि ये एक है कि इसको 1 या इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंजेक्टिव, और आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू है या नहीं है, ये हमको चेक करके बताना है। तो चलिए साथियों क्या करते हैं,
देखिए, वैसे तो मैथमेटिकली के अलावा मैं तुमको व्यावहारिक तौर पे यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ, तो देखिए ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। यानी कि नेचुरल पर ही नेचुरल डिफाइन है हमारा, यानी कि ये भी हमारा n है और ये भी हमारा n है, यहाँ पर एक फंक्शन है। देखो नेचुरल नंबर है तो सीधी सी बात है, ये 1 से स्टार्ट होंगे और बहुत आगे तक जा रहे होंगे, और ये भी हमारा 1 से स्टार्ट होगा और बहुत आगे तक जा रहा होगा। तो देखो मैं चित्र के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूँ, तो देखिए फंक्शन हमारा क्या कहता है कि x का वैल्यू लेंगे, ये हमारा x का वैल्यू होता है, ये हमारा क्या होता है, y का वैल्यू, यानी कि f ऑफ x का वैल्यू होता है। जब मैं x का वैल्यू 1 लूँगा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जब मैं x का वैल्यू 2 लूँगा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मान लिए 4 मिल जाएगा, और जब मैं 3 लूँगा तो यहाँ का मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमारा वैसे -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है, हमको वैल्यू कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर से लेनी है। तो देखिए मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे चित्र के अनुसार ये कहना चाहता है कि हमारा एक अवयव जो है वो y वाले केवल एक अवयव से ही कनेक्ट है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन जो है वो 1 यानी कि इंजेक्टिव होना चाहिए। ओके, तो ये कैसा है, हमारा 1 फंक्शन है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या कहता है कि हमारा f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो चलो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा x2 का स्क्वायर। ओके, तो देखो मैं यहाँ से x1 का वैल्यू देखूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस का x2 आ जाएगा। ओके, लेकिन देखिए प्लस माइनस का आएगा। अब देखो हमारा जो है फंक्शन है n से n पर, यानी कि माइनस वाला तो ले नहीं सकते हम, तो x1 क्या आ जाएगा हमारा x2। ओके, क्योंकि हम क्या करेंगे, -x2 नहीं ले सकते। ओके, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर है। तब क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा फंक्शन एक है कि है। ओके, तो हमारा फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, 1 या इंजेक्टिव। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इसको आच्छादी यानी कि सब्जेक्टिव या फिर ऑन टू प्रूव करो। ओके, तो आच्छादी के लिए हमको क्या देखना है, चलिए हमें अभी बताते हैं आपको। तो देखो अब हम वही चित्र पा जाते हैं। आच्छादी कहने का मतलब क्या बताया था अभी हमने जस्ट पहले, कि दी वाला जो भी हमारा सेट है उसका एक भी अवयव क्या है, हमारा छूटना नहीं चाहिए, यानी कि सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हमारा ए में होना चाहिए। यानी कि इसको मैं बी मानूँ तो इसको ए मान लेंगे, तो बी वाले सभी एलिमेंट्स का ए में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन के अनुसार हमारा एक का प्रतिबिंब तो क्या है, एक, तो एक का पूर्व प्रतिबिंब भी एक है, तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2। तो बताइए हमारे 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब तो इसमें है नहीं, क्योंकि देखो 2 का पूर्व प्रतिबिंब देखूंगा मैं तो अंडर रूट 2 आएगा, जबकि अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। 3 का देखूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 आना चाहिए, 3 अंडर रूट 3 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो है एफ ऑफ एक्स, इसके सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब ए में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आच्छादी नहीं हो पाएगा, सभी तरह से ढक नहीं पाएगा। ये ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, क्योंकि 3, 2, 5 ये बहुत सारे अवयव इसमें छूट जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो आच्छादी नहीं हो सकता है। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं इसको। मैथमेटिकली हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये जो हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ से देखूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा रूट ऑफ y। ओके, अब देखिए मैं y बराबर क्या ले सकता हूँ, y बराबर 2 ले सकता हूँ। y बराबर मैं जब 2 लूँगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। अब बताइए √2 जो हमारा नेचुरल नंबर है, आप कहेंगे √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फंक्शन f आच्छादी फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे कि
चूँकि प्रत्येक, इसको मैं मान लेता हूँ y बिलोंग्स टू n के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए पूर्व प्रतिबिंब, देखिए प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए मतलब है y का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये n का कोई भी मान लेंगे 2 3, जैसे हमने लिया था ना y बराबर 2 ले लिया था, तो 2 क्या था, n था। तो इसके लिए देखो हम कोई भी n लेंगे, यानी कि प्रत्येक के लिए नहीं कह सकते हम। मान लीजिए हमने 9 लिया, 9 के लिए तो 3 है, लेकिन सभी के लिए नहीं ना, हमको लिए हमारे लिए तो क्या है, सभी के लिए होना चाहिए। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए पूर्व प्रतिबिंब मतलब ये उपलब्ध है, तो आप कहेंगे नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस कंडीशन में निष्कर्ष निकलेगा कि अतः फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आच्छादक या फिर ऑनटू नहीं है। ओके, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही, अब कौन सा वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला देखते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल सकते हो। चलिए, या वीडियो को पॉज करके आसान से रोक कर देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी दूसरा वाला सवाल हम देखते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है, f ऑफ x इक्वल टू, देखिए अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको करवाने हैं, इसलिए। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा, और देखिए वही फंक्शन है, बस ये डिफाइन कहाँ से है, ये डिफाइन z से z यानी कि इंटीजर से इंटीजर में है। तो चलिए अब हमारा कंडीशन क्या है, वही देखना है हमको, 1 1 देखेंगे, इंजेक्टिव बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। ओके, तो देखो f ऑफ x1 क्या होना चाहिए हमारा, f ऑफ x2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मैं देखूँ तो f ऑफ x1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x1 का स्क्वायर, और यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, x2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं ये आपको बना देता हूँ, देखिए चित्र से आपको आसानी से और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। z से z है ये, तो देखो इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, हिंदी में बोले तो इसका मतलब है ये हमारी संख्या क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 0 2 5। तो देखिए n का जो संबंध है वो स्क्वायर के रूप में है, तो देखो इसमें भी तो हमारे क्या होंगे, इसमें भी हमारा -1 -2 4, तो हमारा 1 0 और 10 4 जो भी हो सकता है। तो देखो स्क्वायर के अनुसार देखें तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चलो तो देखो इसमें भी 4 होगा, कहीं होगा, कहीं ना कहीं 4 होगा। आप कहेंगे कि जैसे भाई मान लीजिए मैंने ले लिया 1, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैंने 0 ले लिया तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके एक अवयव से संबंध है। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो मैं -2 का जब स्क्वायर करूँगा तो इसका संबंध किससे निकल के आएगा, 4 से निकल के आएगा, और जब मैं प्लस वाले 2 का स्क्वायर करूँगा तो इसका किससे आएगा, 4 से निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले के यानी कि x वाले के 2 अवयवों का संबंध y वाले के कितने अवयवों से है, 1 से ही संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही नहीं हुआ, बताइए ये एक ही है, ये एक ही नहीं है, ये तो कितना है, ये तो बहुएक ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये बहुएक ही होगा। तो आपको ये चित्र से समझ में आ गया होगा। तो इस स्थिति में देखो यहाँ से मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा। तो देखो x1 जो किसके बराबर है, x2 के भी हो गया, यानी कि x1 बराबर x2 हो सकता है, और x1 बराबर -x2 भी हो सकता है। यानी कि x1 का संबंध 2 से आ रहा है ना, एक तो x2 से आ रहा है, एक -x2 से आ रहा है।
तो देखिए, देखो मेरे क्या जुकाम होने की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। तो x1 का संबंध x2 और -x2 2 से आ रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये 1 से संबंधित ना होकर के 2 से संबंधित है, और ये कैसा है, बहुएक है। अब ये आपने चित्र से भी समझ लिया और यहाँ पर मैथमेटिकली इसको भी समझ लिया। तो इसका मतलब ये कैसा है, एक है कि यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, एक है कि नहीं है। ओके, अब चलिए इसके साथ ही मैं आपको इसको आच्छादक को भी चित्र से ही समझाने का प्रयास करूं। पहले तो देखो, चित्र से देखें हम, तो चित्र से आच्छादक होने का मतलब ये निकलता है कि y के सभी अवयवों का x में प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जिसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये बताइए, -4 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब है इसमें? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो x का कोई भी वैल्यू रखूँगा मैं तो यहाँ से केवल धनात्मक संख्या निकल के आएंगी, यानी कि जो z की नेगेटिव जो नंबर्स हैं, यानी कि माइनस वाली संख्याएं, उनका तो कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि माइनस वाली का तो है ही नहीं, तो कुछ तो ऐसी प्लस वाली का भी नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, तो 5 का कोई भी है यहाँ? देखिए, मैं 5 मान लीजिए ले लेता हूँ, y बराबर 5 में ले लेता हूँ, तो हमारा x क्या निकल के आएगा, x हमारा √5 आएगा निकल के। तो √5 तो बताइए इंटीजर है? इंटीजर नहीं है वो। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, गणितीय रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आच्छादी यानी कि सर्जक्टिव के लिए देखते हैं। सर्जक्टिव के लिए देखूं तो हमारा क्या है, y बराबर x²। तो हमारा x इक्वल टू क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, ये √y। अब देखिए, y का मैंने माना y बराबर मैंने ले लिया 7। तो y बराबर 7 लेने पर x का वैल्यू कितना आना चाहिए, √7। अब बताइए, √7 जो है इसमें बिलोंग करेगा? इसमें कहीं भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे कैसे नंबर आने चाहिए, इंटीजर नंबर आने चाहिए। और बताइए, जो √7 है इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये जेड में बिलोंग नहीं करेगा। अब जेड में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब जेड में नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा फंक्शन जो दिया गया है वो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो चलिए इसको ही लिखते हैं। अतः f of x equal to x² which is defined f z to z is not a on to या फिर सर्जेक्टिव, जैसा भी आप बोलना चाहें, सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो आपको ये पता चल गया ये एक की और आच्छादी क्यों नहीं है। तो आसानी से समझाने का प्रयास किया है, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा दूसरे का तीसरा। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, f of x इक्वल टू x² है। देखिए, वही f of x इक्वल टू x² आ रहा है, बस क्या चेंज कर दिया है कि वो जो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है वही चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया, अब इसको r से r में डिफाइन किया है। ओके, तो चलिए एकाकी के लिए हम देखते हैं पहले। तो एकाकी के लिए मैं देखूं तो f of x1 इक्वल टू f of x2, तो x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2। तो बताइए, x1 का संबंध किससे, 2 से है, प्लस वाले से और माइनस वाले से। तो देखो, दोनों ही वास्तविक संख्या हैं। ओके, तो देखो वास्तविक संख्या इसमें मिलेंगी, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है वैसे, मैं फिर भी चलो बना देता हूँ। तो देखो, ये हमारा रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो देखिए, x पर बराबर मैं मान लीजिए -2 ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। तो बताइए वास्तविक संख्या है, इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध 9 से होगा। यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, ये भी वास्तविक संख्या है, इसका संबंध भी 9 से होगा। इसका मतलब 2 का संबंध 1 से है, तो ये 1 का 1 से नहीं है। जब 1 का 1 से नहीं है तो क्या है, एकाकी नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारा एकाकी नहीं है। ओके, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले अच्छे से समझ लिया है, तो एकाकी नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आच्छादित देखेंगे इसको।
आच्छादक के लिए देखेंगे क्या करेंगे, देखो वही कंडीशन क्या है हमारी। अब देखिए इसके सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मैं इसको देखो, ये क्या है हमारा x, ये हमारा y है। तो अपनी तरफ से आप कोई भी अवयव लेके देख सकते हैं और इसको ये देखने की कोशिश करो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। और देखिए सभी के लिए मिल रहे हैं, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब मिले नहीं। ओके, यानी कि सभी के लिए मिल रहे हैं तो आच्छादी है। अगर एक के लिए भी ऐसा है कि पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तब कहेंगे कि आच्छादी है, नहीं है। देखिए मैं मान लीजिए क्या करते हैं, y बराबर क्या ले लेते हैं, मैं y बराबर ये तुम जो भी लेना चाहो √3 ले लेते हैं। ओके, सॉरी y बराबर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो y बराबर जब आप 3 लेंगे तब देखिए तब हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है हमारा, y बराबर x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा √y। तो देखिए y बराबर हमने क्या लिया है, y बराबर तो √3 लिया है, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। ओके, तो अब ये बताइए, अब √3 जो है वो वास्तविक संख्या है या नहीं, बताइए। तो √3 तो जो हमारी है वो वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई भी अगर तुम y का मान लें 3, 2, 2.5, 2.7 कुछ भी ले लें तो वो तो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब है ये हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा नहीं करेगा तो आप निश्चय ही कह सकते हैं कि ये हमारा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x², ये आच्छादी फंक्शन हो जाएगा। आच्छादी यानी कि ऑनटू है। ओके प्यारे साथियों, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं इसके आगे का। चलिए एक पन्ना ले लेता हूँ। चलो ये मैंने एक पन्ना ले लिया दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें देखिए बहुत सारे सवाल हैं इसमें भी चौथा जो है हमारा वो क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x³। ओके, और ये हमारा कहाँ से डिफाइन है, n यानी कि नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में ही डिफाइन है। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू देखना चाहूँ मैं, तो एक एक के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से मैं देखूँ तो देखो ये नेचुरल नंबर है हमारा, ये भी नेचुरल नंबर है। तो 1, 2, 3 डॉट 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 लगाने चाहिए हमको यहाँ से, और 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये क्यूब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्यूब की। तो देखो हम जानते हैं कि 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए ये हमारा किससे संबंध होगा, 8 से। अब ये हमारा नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव वाली तो लेंगे ही नहीं हम। तो इससे हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक वाले कोई भी एक एलिमेंट्स का बी वाले केवल एक एलिमेंट से ही रिलेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि देखो ये क्यूब है, तो प्लस वाली का क्यूब केवल प्लस वाली के साथ होगा और माइनस वाली का क्यूब माइनस वाली के साथ होगा, क्योंकि स्क्वायर में तो प्लस माइनस निकलता है दोनों, लेकिन क्यूब में क्या होगा, माइनस वाली का क्यूब माइनस वाली ही आएगा और प्लस वाली का प्लस वाली। तो x1 इक्वल टू x2, तब ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1, 1 हो जाएगा, यानी कि 1, 1 है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आच्छादी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि मैथमेटिकली मैं देखूंगा इसको, तो y बराबर x³ है ये हमारा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। ओके, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ y। अब देखिए y का वैल्यू तो हमको कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना है, तो y का वैल्यू मैं मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 ले लेता हूँ। 5 लेने पर x का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलेंगे x का वैल्यू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 5। अब बताइए क्यूब रूट ऑफ 5 जो है वो हमारा x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या नहीं कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब बताइए आप मेरे लिए कि
क्यूब रूट ऑफ 5 नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता? तो डेफिनेटली आप क्या कहेंगे कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके सभी मानों के लिए इसमें पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, ये आच्छादी नहीं होगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, आच्छादी नहीं है। ओके, तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल 5 लें, कोई भी लें, 7 लें, अपनी चॉइस के अनुसार भी कोई भी रख कर देख सकते हैं जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें अब अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, वो भी सेम वैसा ही सवाल है। 5वां सवाल जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कहना चाहता है कि देखो वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। अभी देखा था हमने एक्स क्यूब वाला, लेकिन क्या कर दिया इसमें, ये चेंज कर दिया कि ये डिफाइन कहाँ से कहाँ कर दिया है, इंटीजर से इंटीजर का। तो यहाँ से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये क्या है, हमारा इंटीजर्स का कोई भी सेट है और ये भी हमारा इंटीजर्स का सेट है, कोई जेड टू जेड है। तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं हमारे, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, केवल पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 4 कोई भी हो सकता है। तो देखो यहाँ से मैं देखूँ तो x1 सॉरी एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो x1 का क्यूब हो जाएगा कितना, x2 के क्यूब के बराबर। तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। अब वैसे भी मैं देखूँ तो देखो -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब देखेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। +1 का क्यूब देखूंगा तो कितना होगा, +1 होगा। तो यानी कि माइनस का केवल माइनस से है और प्लस का प्लस से है, यानी कि एक वाले का संबंध एक वाले से है। तो इसका संबंध क्या हुआ, ये एक ही संबंध हो जाएगा। कैसा है, 1-1 है। ओके, यानी कि इंजेक्टिव, इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इंजेक्टिव है। अब चलिए अब क्या देखते हैं, आच्छादी देखते हैं। आच्छादी के लिए क्या देखेंगे, इसके सभी अवयवों का इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए एक्स में, यानी कि बाई का प्रत्येक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका एक्स में पूर्व प्रतिबिंब अवेलेबल यानी कि उपलब्ध हो। अदरवाइज ये इंजेक्टिव नहीं होगा, यानी सॉरी इंजेक्ट नहीं, सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए मैथमेटिक, अब देखो वैसे मैं देखना चाहूँ तो देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए 4 भी होगा, 3 भी होगा, क्योंकि ये सभी भी तो इंटीजर्स हैं। तो देखो 3 के लिए क्या हमारा कोई इसमें पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसमें तो नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ। क्यों, देखो y बराबर हमारा क्या है, y बराबर तो हमारा एक्स क्यूब है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ y, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब देखो मैं y बराबर मान लीजिए y इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ। तो y बराबर 3 लेने पर हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 3 आएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 3 जो है वो बताइए इंटीजर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये क्यूब रूट ऑफ 3 इंटीजर नहीं है। ओके, इट्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इसके जो जेड के दूसरा वाला सेट है यानी कि बाई वाला, इसके बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो बिना पूर्व प्रतिबिंब के छूट जाएंगे, यानी कि ये पूरी तरह से आच्छादी हो पाएगा, ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, इसका मतलब ये आच्छादी नहीं है। तो चलिए अब हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब विच इज डिफाइन जेड टू जेड। ये कहाँ से डिफाइन है, जेड से जेड पर। तो ये कैसा है, ये आच्छादी फलन, आच्छादी, आच्छादक, ऑन टू, सर्जेक्टिव, जो कुछ भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, आच्छादी फंक्शन नहीं है। ओके साथियों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है यहाँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल थे, तो छोटे छोटे कितने सवाल हैं इसमें, 5 सवाल। तो ये आपको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई मान लीजिए कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर देखकर दोबारा से आसानी से स्लो मोशन में देखकर समझ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा क्या कहना चाहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहना चाहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे लिए दिया गया है
महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, ये क्या है, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है डियर, ये डिफाइन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर। और हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 यानी कि ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि हम x का कोई भी वैल्यू इसमें रखें, तो x का कोई भी वैल्यू रखने पर हमारा जो मान निकल के आएगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो इससे जस्ट पहले वाला और छोटा पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं x का वैल्यू मान लीजिए इसमें लिख देता हूँ 3.1, तो 3.1 से जस्ट छोटा, और यहाँ पर 3.1 से पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा है, जस्ट पहले आने वाला पूर्णांक क्या है, 3। यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इससे पहले आने वाला वो क्या है, 3। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, तो उससे मतलब छोटे वाला लेना है हमको। क्या लेना है, छोटे वाला। -1 है, क्या -2 है। ओके, तो ये मैं मान लेता हूँ, ये कितना ले लेता हूँ मैं, 1.4। ओके, और ये कितना ले लेता हूँ, -1.4। तो इसका मतलब ये है कि -1.4 से जस्ट छोटा कौन सा पूर्णांक है, तो इससे -1.4 से जस्ट छोटा कौन सा है, 2। ओके, और वो भी कौन सा, माइनस वाला 2। तो देखो, यहाँ से जस्ट पहले देखो माइनस जो है वो 1 से छोटा है, तो हमको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, छोटे वाला लेना है। ओके, तो इसका इंटीजर्स का फंक्शन का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो महत्तम पूर्णांक यानी कि जस्ट पहले आने वाला सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। चलिए, अब इसको देखना है कि ये एक है कि और आच्छादक क्यों नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये f ऑफ x इक्वल टू इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो अब मैं मान लीजिए कोई भी x का वैल्यू ले लेता हूँ, कितना, माना x इक्वल टू कितना ले लेता हूँ मैं, 4.7 ले लेता हूँ। तब देखिए f x इक्वल टू 4.7 लेने पर, तो आपको देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 4.7 ले लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 4.7। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना मान निकल कर आएगा, 4। ओके, यानी कि अब मैं मान लीजिए क्या ले लेता हूँ, x इक्वल टू कितना ले लेता हूँ मैं, 4.2 ले लेता हूँ। तो देखो f ऑफ 4.2 लेने पर कितना आएगा निकल के, 4.2 रखूँगा। तो हमने क्या बताया था, जस्ट पहले आने वाला इंटीजर लेना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4। तो देखिए अब आप क्या कंडीशन पहुँचे कि आपने क्या किया, आपने x बराबर कितना लिया इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको x2 मान लेता हूँ। तो x1 बराबर कितना लिया था, 4.7, इस और x2 बराबर कितना लिया था, 4.2। और इन दोनों का ही संबंध किससे है, दोनों का ही संबंध y बराबर 4 से है। यानी कि 2 का संबंध किससे आ रहा है, 4 से। अब देखो मैं x1 बराबर 4.3 भी लूँ तब भी हमारा 4 ही निकल जाएगा, यानी कि 3 का संबंध भी 4 से, बहुत सारों का संबंध भी कितना होगा, 4 से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक के लिए क्या होना चाहिए था, 1 का संबंध होना चाहिए था केवल 1 से। यहाँ तो बहुत सारे अवयवों का संबंध किससे है, 1 से। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है वो एक नहीं है। ओके प्यारे साथियों, तो देखो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि x1 x2 और भी लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, x3 का संबंध केवल 4 से है। ओके, अतः f ऑफ x इक्वल टू इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है, एक नहीं है। एक का तो मतलब क्या है, एक का 1 से, तो एक नहीं है। ये है भी लगा दो। अब क्या देखना है हमको, आच्छादक देखना है। आच्छादक देखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे लिए, आच्छादक देखने के लिए होना चाहिए हमारे y का प्रत्येक अवयव इस तरह से होना चाहिए कि उसका पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, x, ये क्या है हमारा इंटीजर x, ये हमारा क्या x, ये क्या इंटीजर x।
अब देखिए मैं x बराबर कोई भी मान ले लूँ, रियल नंबर लूँगा मैं, 1.2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 4.6 ले लूँ, तो हमारा जो x का जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो केवल इंटीजर नंबर निकल के आएगा, क्योंकि क्या है महत्तम पूर्णांक फलन है और जो भी कोई भी हो वो इंटीजर नंबर ही तो निकल के आएगा। भाई माइनस का 3 निकल के आए, 2 निकल के आए, 5 निकल के आए, 7 निकल के आए, कोई भी आए। तो बताइए इसमें से y का वैल्यू हमारे जो कहाँ से कहाँ तक रियल नंबर में होना चाहिए, तो y के रियल नंबरों में क्या सभी रियल नंबरों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध है? तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे देखो 5.2 भी तो रियल नंबर है, तो 5.2 का तो वैल्यू इसमें आएगा नहीं, कभी आएगा तो क्या आएगा 3, 2, 5 आ सकता है। तो इस कंडीशन में ये हुआ कि 5.2 जो कि बिलोंग्स कर रहा है किसमें, रियल नंबर में। ओके, तो 5.2 बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए x में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ओके, जब कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे अवयव होंगे जिनके लिए नहीं है, 5.2 ही मतलब नहीं है, 7.3 भी हो सकता है, 7.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आच्छादी नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आप बताएं मेरे लिए। वैसे तो आसानी से समझाने का प्रयास किया चित्रों के सहित। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहने का प्रयास करता है। देखो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं मैं ज़्यादा जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय का भी अभाव है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा, और वैसे मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे लिए कोई फंक्शन दे रखा है, देखिए ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन एक्स। ओके, इसका क्या मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। अब बताएंगे इसका मतलब क्या है, और जो फंक्शन है हमारा कहाँ से डिफाइन है, आर से आर पर डिफाइन है। अब इसको भी हमको ये प्रूव करना है कि ये ना तो एक है कि ये ना ही आच्छादक है, तो हमको क्या करना, वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट ए वन वन और नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ओके, प्रूव कि ये ना तो ना एक है की है और ना ही ऑन टू यानी कि आच्छादी फंक्शन। हिंदी में राइटिंग थोड़ी ऐसी समझ में आ जाएगी आपको, ना ही आच्छादी है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, मैं मोड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि हम x का कोई भी वैल्यू रखें तो हमारा जो निकल कर बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि मान लीजिए ये फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन होगा, ये हमारा क्या है x है और ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, यानी कि x और ये मोड एक्स, मोड एक्स ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ऐसे दे रखा है। तो x बराबर क्या होगा, हमारा कोई भी रियल नंबर, जैसे कि -2, 1.5, 3, -7, जो भी होगा रियल नंबर होगा। इसी तरह से ये भी होगा, ये भी हमारे रियल नंबर होंगे, ये भी रियल नंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा x वालों का संबंध किससे होगा, मोड x वालों से। तो इसका मतलब है, देखो मोड x का मतलब ये है कि x का मैं मान ले लेता हूँ कोई भी, तो मोड x में से जो निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। तो -2 लूँगा मैं, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 2, और मैं 2 ले लेता हूँ तो भी क्या निकल के आएगा 2। ओके, 3 ले लेता हूँ तो 3 निकल के आएगा, 7 माइनस का 7 लूँगा तो 7 निकल के आएगा। इस तरह से बहुत सारे लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक के लिए क्या देखेंगे कि देखो मैं मान लेता हूँ, माना x1 बराबर मैं ले लेता हूँ -3। ओके, तो x1 बराबर -3 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा y1 मान लेता हूँ, जब x1 लिया तो y1 बराबर हो जाएगा मोड ऑफ x1, यानी कि y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3।
अब मैं क्या ले लेता हूँ, अब मैं मान लेता हूँ x2 बराबर क्या ले लेता हूँ 3। तो हमारा बाई टू देखते हैं क्या निकल के आएगा। बाई टू बराबर क्या आ जाएगा मोड ऑफ 3। मोड ऑफ 3 का मतलब था बाई टू बराबर 3। तो देखो इसके मोड के अंदर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इट्स डजेंट मैटर, बट इसके आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में है तो भी प्लस में आएगा। तो देखिए हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए थे। यहाँ से क्या लिए थे, x1 बराबर -3 लिया था तथा x2 बराबर क्या लिया था 3। इसके प्रतिबिंब कहाँ निकले थे हमारा 3। ओके, बाई बराबर 3 निकला। इसका मतलब ये होता -3 का भी 3 से और +3 का भी 3 से, यानी कि 2 का संबंध किससे है 1 से, तो ये एक ही नहीं है। ओके, चूंकि -3 व 3 का संबंध यानी कि दोनों का संबंध किससे 3 से है, अतः फंक्शन एक ही नहीं है, अतः एक ही नहीं है। ओके, अब देखिए आच्छादक के लिए क्या देखते हैं, आच्छादक आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए तो ये होना चाहिए कि हमारा कोई भी एलिमेंट्स इस वाले के लाया, यानी कि बाई बराबर कोई भी जो एलिमेंट्स लेंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि बाई का कोई भी अवयव हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ये बताइए बाई में क्या है, हमारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर में क्या है माइनस वाले भी और पॉजिटिव वाले भी हैं। तो पॉजिटिव वालों के लिए तो मान लीजिए हो भी सकता है, ओके, और होगा भी, लेकिन माइनस वालों के लिए है, माइनस वालों के लिए तो कोई भी नहीं है। तो आप बताइए मेरे लिए कि मैं बाई बराबर मान लीजिए क्या ले लेता हूँ, बाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने बाई बराबर क्या ले लिया, बाई बराबर में -3 ले लिया। तो बाई बराबर -3 कब निकल के आएगा बताओ, यहाँ से यहाँ से तो कभी भी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक्स का बाई मान कुछ भी रखूँगा तो बाई का मान प्लस में निकल के आएगा, चाहे माइनस में रखो एक्स का चाहे प्लस में रखो, लेकिन बाई तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो बाई बराबर -3 के लिए एक्स में, तो एक्स में क्या होगा कोई भी प्रतिबिंब होगा, तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं होगा। बाई बराबर -3 के लिए, -4 के लिए, कोई भी जो तुम आप लेना चाहें माइनस में, तो बाई बराबर -3 के लिए एक्स में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ओके, हिंदी में तुम समझने का प्रयास कर लेना थोड़ा सा। तो देखो साथियों, मैंने आपको मैथमेटिकली और चित्र के द्वारा दोनों तरीके से और व्यावहारिक तौर पर उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है, तो आपको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए समझने में, और आप भी थोड़ा अच्छे से प्रयास करें थोड़ा समझने का, तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अब हम 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक पन्ना ले लेता हूँ और दूसरा, तो यहाँ से कोई एक पन्ना मेरे लिए मिल जाए खाली सा, तो चलिए ये पन्ना मैं ले लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो हमारा क्या कहता है, चलो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां ये क्या कह रहा है कि हमारा कोई फंक्शन है विच इज डिफाइंड आर टू आर एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 when x is greater than 0 and 0 when x equal to 0 and -1 when x is less than 0। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए एक तो हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं और एक हम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए इस जो फंक्शन जो हमें दिख रहा है इसको सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे चिन्ह फलन क्यों बोलते हैं,
क्योंकि देखो चिन्ह फलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि x से 0 से जब भी मान बड़े लेंगे तो ये प्लस का आएगा, और जब 0 लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से 0 आ जाएगा, और जस्ट 0 से बड़ा लिया, सॉरी 0 से छोटा लिया तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि 0 वाली कंडीशन से दाएं बाएं या 0 पर चिन्ह बदल रहे हैं। यानी कि देखिए ये जो हमारा क्या है 0, इधर गए तो प्लस, इधर रहे तो ना प्लस ना माइनस, और इधर गए तो माइनस। यानी कि जैसे ही हम 0 से इधर उधर जाते हैं तो हमारा चिन्ह बदल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन या फिर चिन्ह फलन। इसको सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसका अगर ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है कुछ, ये 0 पर इस तरह से, 0 पर तो 0 रहेगा, और यहाँ से देखना चाहें 0 से बड़े के लिए तो ये 1 होता है, और 0 से छोटे के लिए ये -1 होता है। तो जैसे 0 पर 1 आएगा, 0 आएगा, 0 से बड़े के लिए हमारा 1 आएगा, और 0 से छोटे के लिए -1 है, ये -1 होता है, ये y बराबर 1 होता है। ओके, और ये क्या होता है हमारा x। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, एक ही देखना है, तो अब हमको क्या है, सिद्ध करना है हमको, वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज 1 और ऑन टू, ये है या नहीं है ये देखना है, ये ना तो 1 है ना ही ऑन टू, ये हमको प्रूव करना है। तो एक के लिए देखें ये किस तरह से प्रूव करेंगे। तो देखो, तो मैं मान लेता हूँ, माना x इक्वल टू 2। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या करना चाहता है, तो फंक्शन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ले लिया, तो एफ ऑफ 2 हमारा कितना होएगा, 1। ओके, क्यों होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा क्या है, ये 1 निकल के आ रहा है। ओके, अब देखिए, अब मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू 5, तो f ऑफ 5 कितना हो जाएगा हमारा, f ऑफ 5 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या कह रहा है कि x से 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बहुत सारे x के अवयवों का संबंध, यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, इसको इस तरह से ले लेते हैं, ये हमारा क्या है x, और ये क्या है हमारा f ऑफ x, यानी कि y बराबर f ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 1 का संबंध भी किससे, 1 से, 5 का संबंध भी 1 से, 0 का संबंध 0 से, और -2 का संबंध -1 से, -5 का -1 से। तो ये क्या हुआ, 1 का संबंध 1 से, 5 का संबंध 1 से, यानी कि बहुत सारे x के मानों का संबंध y के केवल एक मान से है। यानी कि ये क्या है हमारा, एक ही संबंध तो बिल्कुल नहीं है। एक के लिए क्या होना चाहिए था, 1 का संबंध केवल 1 से होना चाहिए था। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि x बराबर, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x1 बराबर 2, x2 बराबर 5 का संबंध केवल 1 से है, 1 से है, इसका मतलब क्या, 2 का संबंध 1 से है, 1 का 1 से होता तो क्या कहते, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 1 नहीं है, अतः 1 नहीं है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया 1 नहीं है। अब देखिए आच्छादी के लिए क्या देखेंगे, आच्छादी का मतलब क्या हुआ, ऑन टू। आच्छादी के लिए मैंने तुमको क्या बताया कि बाई वाला जो कोई भी अवयव है वो छूटना नहीं चाहिए। तो ये बताइए, ये जो हमारा फलन है वो r से r में डिफाइन है, ये r है, ये r है। तो देखो r में तो हमारे बहुत सारे अवयव होंगे भाई, r जब है तो y बराबर, मान लीजिए मैं y बराबर 7 ले लेता हूँ, क्योंकि भाई 7 भी तो हमारा रियल नंबर है, और ये हमारा r डिफाइन है यहाँ पर। तो y बराबर r ले लेता हूँ, तब देखिए बताइए, तब 7 के लिए, तो बताइए 7 यहाँ से निकल के आएगा कभी, इस कंडीशन के अनुसार देखें हमारा फंक्शन क्या कहता है, तो फंक्शन कहता है कि हमारा f ऑफ x का जो मान है वो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और -1 आ रहा है, इसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा। इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 0 और -1 को छोड़ करके बाकी के सभी अवयव तो इसके खाली पड़े हुए हैं, इनके लिए उनको तो ढकने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि y बराबर 7 के लिए x में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। 7 के लिए
एक्स में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं है। ओके, तो अतः ये हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो है हमारा 1 0 -1 जो x लेस देन ये 0 से बड़े के लिए है, ये लेस देन 0 के लिए है और ये 0 से लेस देन के लिए है, ये आच्छादी नहीं है। तो ये हमने अच्छे से समझने का प्रयास कर लिया और किस तरह से समझा है, चित्र बना करके ग्राफ खींच करके सभी तरह से समझने का प्रयास किया। देखो ये बाई का वैल्यू हमको यहाँ मिल रहा है -1, यहाँ मिल रहा है, तो देखो बाई पर तो हमारे बहुत सारे अवयव हैं। देखो यहाँ पर भी कोई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, आगे चलकर भी होगा, तो इनके लिए भी तो होना चाहिए ना कोई। भाई आच्छादक का मतलब तो ये है कि बाई के सभी जो बिंदु हैं उनके लिए एक्स पर कोई ना कोई मान होना चाहिए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे छूट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं हमारे बिंदु छूटे हुए हैं, इनको ढकने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये आच्छादक फलन नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपका जो वीडियो है वो 1 घंटे का हो चुका है और समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम आज का कार्य यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से और धीरे-धीरे समझाने का प्रयास किया है और देखिए आपको केवल 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और उसमें हमने केवल 5 सवाल करवाए हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पाँचों सवाल काफ़ी टाइम लेकर के बहुत ही स्लो और धीरे से समझाने का प्रयास किया है और आपको भी मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कोई भी ऐसा डाउट का काम मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं छूट रहा है कुछ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को भी रोक करके कई बार में देख सकते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक और कमेंट करें और अपने जो सगे-संबंधी हैं, जो भी कक्षा 12वीं का आप पढ़ रहे हैं, उसमें तैयारी करना चाहते हैं 12वीं का अच्छे से, तो उसको ये वीडियो भेजें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखवाएँ और हम इस श्रृंखला को आगे इसी तरह से जारी रखेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि अपने अपनों के लिए इस वीडियो को पहुँचाएँ।